नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निराग तुपकर है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। मैं पिछले 2 वर्षों से अपनी सेवाएं इंदौर शहर में दे रहा हूँ। मैंने मेरी कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर से पूरी की है। आज हम बात करेंगे कॉमन हार्ट की बीमारियों के विषय में। सबसे पहली बात तो हार्ट की बीमारियाँ पहले ऐसे देखा जाता था कि 50 साल या 60 साल की उम्र के बाद, यानी उम्र ज़्यादा होने पे होती थी, लेकिन आजकल ऐसा रह नहीं गया है। अब हम लोग काफ़ी कम उम्र के लोगों में भी हार्ट की बीमारियां देखने लगे हैं। मतलब हमारे मरीज 25 से 30 साल की उम्र में भी आने लगे हैं। इसका कारण ज़िंदगी के डे टू डे जो तनाव, जो स्ट्रेस जो बढ़ता जा रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। तो दूसरी कारण ये भी है कि एक्सरसाइज रेगुलर जो होना चाहिए वो आजकल के युवाओं में बहुत कमी हो गई है। तो उसके विभिन्न कारण हैं। काम का स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, खेल कूद की जो जगह पहले जैसे होती थी, जितनी खुली जगह होती थी, वो सब भी कम हो गई है। कमिटमेंट भी कम हो गया है लोगों का टुवर्ड्स एक्सरसाइज या अपने हेल्थ के प्रति। तो इसकी वजह से यंग लोगों में जो है, इसके साथ ही दूसरे जो एडिक्शन है, मतलब टोबैको स्मोकिंग हो गया या ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा एक्सेस में, तो ये सब चीज़ों की वजह से हार्ट का स्ट्रेस, हार्ट पे तनाव बहुत बढ़ जाता है कम उम्र के लोगों में, बच्चों में। तो उसके कारण जो है हार्ट की बीमारियां होने की जो एक उम्र थी, जो 50 साल के ऊपर हुआ करती थी पहले, वो अब 25 से 30 साल के आसपास आ गई है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारियां। ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों भी ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे अंदर से शरीर को कमज़ोर बनाते जाती हैं। इसकी वजह से हार्ट अटैक की, इवन ब्रेन की, मतलब लकवा मारने की जो परेशानी, पैरालिसिस जो बोलते हैं, सीवीए। तो सीवीए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पूरा ये जो होता है, जिसमें हार्ट की बीमारी या ब्रेन की बीमारी, नसों में ब्लॉकेज बन जाना कहीं पे भी शरीर में, ये सब इसकी परसेंटेज बढ़ते जाता है, जिसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर। हार्ट की बीमारी होने के कारणों के बारे में कुछ दो बातें बोलना चाहूँगा। इसमें 2 तरह के कारण होते हैं। इसको जो रिस्क फैक्टर जिसको बोला जाता है, तो 2 तरह के होते हैं। इसमें मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या थायराइड की बीमारियां हैं। तो इनको जैसे हम अगर इन बीमारियों को ट्रीट करेंगे और इनको कंट्रोल में रखेंगे तो हार्ट की बीमारी होने की रिस्क कम हो जाती है। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जैसे उम्र हो गई, तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हार्ट की बीमारियां हम लोगों में बढ़ेगी। उम्र का हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब लोगों को एक ना एक दिन हमारी उम्र बढ़ने वाली है। दूसरे हो गए अनुवांशिक बीमारियां, मतलब जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं। तो जैसे किसी के फैमिली में ये रिस्क है कि भाई उनको हार्ट की बीमारियां होने की ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसमें इस सिचुएशन में हमारे जो बच्चे होते हैं, माँ बाप को अगर रिस्क ज़्यादा है तो बच्चों में भी वो रिस्क अपने आप बढ़ जाती है। तो ये जो जेनेटिक रिस्क फैक्टर है, इसको आज की अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई आया नहीं है टेक्निक कि इसको अपन कुछ इसको मैनिपुलेट कर सके या ट्रीट कर सके। लेकिन तो ये रिस्क जो है ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क में आएगी। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो होते हैं, जैसे शुगर, बीपी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। सीडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि बैठे बैठे काम करने वाले लोग, मतलब ऑफिस में जो काम करते हैं या हमारे जो आईटी इंडस्ट्री में जो हमारे कलीग्स हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में क्या रहता है कि मेनली 8 घंटे का जॉब रहता है, जिसमें ज़्यादातर 80-90% टाइम जो है वो ऑफिस में ही बिताते हैं, सीटिंग जॉब। तो इन लोगों में ये रिस्क फैक्टर्स जो हैं ये बढ़ जाते हैं। तो इनको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले हो गया कि शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रीटमेंट लेना है तो अपने डॉक्टर से मिलकर उनकी सलाह के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है वो ले। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन डाइट में, हमारा डाइट आहार के ऊपर मैं आऊँगा, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो चीज़ है वो ये कि नमक जो है, हम लोगों की खाने के, नॉर्मल खाने में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग, मतलब हमारे जितने भी हृदय विषयी जितने भी सोसाइटीज़ हैं, इनके सबके जो गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन के अनुसार ये है कि नमक की मात्रा 2 से 3 ग्राम या 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेली इंटेक में।
इंडियन नॉर्मल डाइट जो हम खाते हैं, अगर आपने नमक ऊपर से नहीं भी लिया तो भी 6 से 8 ग्राम नमक के बिना इंडियन डाइट में खाना नहीं बनता है पर डे, मतलब रोज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो इसमें हमको ये करना है कि नमक का इंटेक हमको बहुत कम रखना है। बाहर जो हम लोग जंक खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नमक यूज़ होता है उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए, एज ए प्रिजर्वेटिव उसको उसमें ऐड किया जाता है। तो उसको भी हमको, उस नमक को भी बाहर के जो जंक में है इसको भी हमको कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। रही बात सीडेंट्री लाइफस्टाइल की, तो एक्सरसाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, मरीज भी पूछते हैं या आसपास के लोग भी जो जानने पहचानने वाले वो पूछते हैं कि एक्सरसाइज कितनी और कैसी या कौन सी करना चाहिए हार्ट अगर कार्डियक कोई बीमारी प्रिवेंट करना है। तो इसमें जो है ऐसा है कि 150 मिनट प्रति हफ्ता, हर हफ्ते 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? मॉडरेट इंटेंसिटी मतलब एक लाइट जॉग, ठीक है, कम स्पीड में रनिंग की एक स्पीड स्पेसिफाई की गई है। हम लोग डे टू डे अगर प्रैक्टिकली देखें तो उसको स्पीड ली, लेकिन लाइट जॉग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना या ब्रिस्क वॉकिंग करना, ये सब मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में माना, इसको कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप देखें इस तरह से तो हर दिन 30 मिनट होता है, तो आपको हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं है मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ योगा या मेडिटेशन या अगर आप कर सकते हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो, दिमाग पे तनाव कम हो, तो ये करने में भी बहुत फायदा है। अब आते हैं, तो ये थे अब तक के मैंने जो भी अभी डिस्कस किए, ये थे कार्डियक हार्ट अटैक या एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कोलेस्ट्रॉल का नसों में जमना, और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हार्ट में ब्लॉकेज निर्माण होकर हार्ट की बीमारियां होना, इसके ये कारण अभी हमने डिस्कस किए। अब हम हार्ट अटैक के बारे में मैं कुछ 2 से 4 मिनट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, बेसिक चीज़ें। तो हार्ट अटैक जो है इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट की जो नसें हैं उनके अंदर इनमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो जम जाता है। तो ये जनरली जो ये इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल का नसों में जमना। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल का धमनियों में जब ये जमता है तो ये जनरली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हार्ट की धमनियों में जमता है, ये पूरे शरीर की धमनियों में जमता है। तो किडनी में भी, किडनी के अंदर जो खून की धमनियाँ जा रही हैं उसमें भी जमेगा, ब्रेन में जो खून की धमनियाँ जा रही हैं उसमें भी जमेगा। लेकिन हार्ट में क्या होता है कि हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है ये कई बार ये जो क्लॉट है ये परत कभी कभी दीवार से, मतलब धमनियों की दीवार से हटके और ये पूरी नस को ब्लॉक कर सकती है। ये जब पूरी नस या 70% से ज़्यादा नस इतनी ज़्यादा ब्लॉक हो जाए कि हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई की कमी आए, जब हार्ट के काम करने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से सीने में दर्द शुरू हो जाता है। बेसिकली क्या हो रहा है कि हार्ट के मसल को खून नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए। हार्ट का काम है पंप करना, तो वो पंप नहीं कर पाएगा और खून नहीं मिल पाने की वजह से वो उसके अंदर दर्द शुरू हो जाता है, जिससे सीने में दर्द, जो यूजुअली जो सबसे कॉमन सिम्टम माना जाता है हार्ट अटैक का, वो है सीने में दर्द होना। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब लोगों को सीने में दर्द हो, स्पेशली खास करके जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उन लोगों में सीने में दर्द नहीं होता। उनको कभी एटिपिकल सिम्टम्स जो बोलते हैं कि सिर्फ हाथ में या कंधे में, दाएं हाथ में बाएं हाथ में दर्द होना, और या मतलब पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, ये सब भी हो सकता है। तो हार्ट अटैक को कैसे डायग्नोस किया जाता है? तो अगर किसी को सीने में दर्द होता है तो सबसे पहले तो उनको हॉस्पिटल अगर वो पहुंचते हैं या क्लिनिक, जहाँ भी कोई भी जो मेडिकल फैसिलिटी पहुंचेंगे, तो सबसे पहले उनका ईसीजी होगा। ईसीजी एक तरह की जांच है जिससे हार्ट के ऊपर और सीने के ऊपर और पैरों के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड से एक रिकॉर्ड तैयार होता है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ईसीजी। तो ईसीजी में कुछ बदलाव होते हैं जिनसे ये पता चलेगा कि हो सकता है कि इनको हार्ट की बीमारी, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है और हार्ट अटैक शुरू हुआ है। इसके बाद अगली जांच यूजुअली जो करी जाती है उसको इको बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राफी। ये इकोकार्डियोग्राफी मशीन है। तो इकोकार्डियोग्राफी एक तरह की सोनोग्राफी स्कैन होता है, जो हार्ट का सोनोग्राफी स्कैन होता है। तो ये सारे सोनोग्राफी और
इकोकार्डियोग्राफी के अंदर की जो तकनीकें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल जो उसके सिद्धांत हैं वो सेम है। तो जो ईसीजी और इको से और खून की एक दो जांचें होती है जिसमें ट्रोपोनिन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब हार्ट में खून का सप्लाई कम होगा जैसे, तो उसमें हार्ट में से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्लड में जिनका लेवल डिटेक्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। तो इन 2-3 जांचों से हमको ये पता चलता है कि किसी को हार्ट के अंदर ब्लॉकेज शुरू हुआ है या हार्ट अटैक आया है। और हार्ट अटैक का इलाज, इसका अगली जांच ये होती है कि हार्ट अटैक यूजुअली आता है इसलिए कि इसमें कोई ना कोई नस में ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज पता करने के लिए एक ही जांच जो सबसे कॉमनली की जाती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हाथ की या पैर की नस में से, जांघ में से, नस में से एक ट्यूब, कैथेटर बोलते हैं, वो ट्यूब होती है एक तरह की, जिसको डाल के हार्ट की नसों में एक डाई दी जाती है। डाई मतलब कॉन्ट्रास्ट होता है। तो वो दवा जो रहती है वो दवा से, वो दवा से क्या होगा कि जब एक्सरे, एक तरह का फ्लोरोस्कोपी एक्सरे होता है जिसमें वो हमको पता चला कि हार्ट की नस में कोई ब्लॉकेज है या नहीं। तो ये हार्ट के अंदर जो जब डाई जाएगा और इसमें जब पता चलेगा कि कौन सी नस में फ्लो कहाँ पे रुक रहा है, तो इससे हमको पता चलेगा कि ब्लॉकेज है और है तो कितना है। उसके अंदर परसेंटेज ग्रेडिंग होती है कि भाई पार्ट 50% है, 60% है, 90% है, और कहाँ है और कितने हैं, ठीक है। और उस हिसाब से उसका इलाज तय होगा। 70% से कम ब्लॉकेज अगर होते हैं तो यूजुअली उसमें दवाइयाँ ही काम करेंगी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। 70% से ज़्यादा है तो उनको किसी तरह का ऑपरेशन प्रोसीजर लगेगा आगे का, जिसको या तो एंजियोप्लास्टी या सर्जरी, बाईपास सर्जरी, दोनों में से कोई है ना। तो ये तो हो गई हार्ट अटैक की मतलब जांच करने का, और उसको उसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी छोटे शहर में हैं जहाँ पे ये सब जो एंजियोग्राफी और ये जो स्पेशल अलग अलग तकनीकें हैं, इन्वेस्टिगेशन है, ये सारे सभी शहरों में उपलब्ध नहीं रहती। तो अगर आप किसी छोटी जगह पे हैं या इंदौर के आसपास ही कहीं पे हैं, तो उसमें ये होता है कि ईसीजी और इको भी कभी कभी नहीं हो पाता। ईसीजी तो यूजुअली हो जाता है, खून की जांच भी हो जाती है, अटैक है ये तो पता चल जाता है। उस स्थिति में जो क्लॉट या ब्लॉक बन गया है उसको खोलने के लिए कुछ इंजेक्शन आते हैं, कुछ स्पेशल तरह की दवाइयाँ आती है, वो दवाइयाँ शुरू की जाएंगी आपको। और उस दवाइयाँ शुरू करने के बाद आपको उतना समय आपके पास आ जाता है पेशेंट मरीज को कि भाई मरीज को कोई बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा सके। नियम से ये है कि अगर मरीज को ये दवा दी गई है जिससे कि क्लॉट घुल जाए, तो भले क्लॉट घुला हो या ना घुला हो, किसी भी स्थिति में जब दर्द शुरू हुआ था उससे 24 घंटे के भीतर उन्हें सबसे करीबी जहाँ पे कैथ लैब है, इसे बड़े सेंटर में, बड़े हॉस्पिटल में उन्हें तुरंत से शिफ्ट करवा दिया। तो ये था एक बेसिक, मैंने आपको आज हमने हार्ट के कारण कि हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियां क्यों होती है उनके रिस्क फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। और अगर किसी को हार्ट के अंदर कुछ बीमारी आई है या अटैक आया है तो उसके अंदर क्या क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके बारे में हमने बात करी। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हो सकता है इसके अगले और आपसे कुछ अगर फीडबैक मिलता है तो इसमें आगे और डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट के ऑप्शंस किस तरह से होते हैं और कैसे डिसाइड किया जाता है कि किसको कैसे क्या ट्रीट किया जाए। नमस्कार।